नमस्कार दोस्तों, एजे ग्रामीण न्यूज में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं वृक्ष मित्र डॉक्टर त्रिलोक चंद्र सोनी जी। और पर्यावरण के क्षेत्र में धरातल पर निश्चित रूप से आपका अभूतपूर्व कार्य है। तो डॉक्टर सोनी जी, एजे ग्रामीण न्यूज में आपका स्वागत है सर। नमस्कार ग्रामीण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत शुक्रिया कि आपने हमें आमंत्रित किया अपने चैनल पे। निश्चित तरीके से कि जिस तरीके से आपका चैनल ग्रामीण क्षेत्रों में समस्याएं लेके चल रहा है और गांव के होने के नाते आपने मुझे जगह दी है अपने चैनल में, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। तो डॉक्टर साहब, वास्तव में बड़ा जुनून है। आज जैसे रास्ता था बहुत उबड़ खाबड़ और बरसात से जो है आपदा से पूरा क्षतिग्रस्त रास्ता जो है। देखिए, पर्वतीय अंचल हैं, उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं और इन पहाड़ी क्षेत्रों में ही हमारे पूर्वज बसे हुए हैं। आज तो सरकार ने सुविधाएं दे दी हैं, लेकिन आज से अगर हम 30-40 सालों की परिकल्पना करें तो हमारे पूर्वज कैसे रहा करते होंगे। यानी कि जो परिवहन के साधन हुआ करते थे वो स्वयं हुआ करते थे। अपने पीठ में जो है कि अपना राशन को लेकर के इतने दूर दरार तक आते हैं, तो वो जीवन किस तरीके से, उसी पर्वतीय अंचलों में हमारा जन्म हुआ है और ये परिवेश में हम पले हुए हैं। यानी कि आज जैसे रोड की स्थिति हुई है तो उससे अच्छा तो हमारे वो पगडंडियां बहुत अच्छी थी, वो टूटते तो नहीं थे। लेकिन सरकार ने जहां सड़कें बनाई हैं, जन जन को, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सड़कों से जोड़ा हुआ है और बनने भी चाहिए, क्योंकि पर्वतीय अंचलों के लोगों की जीवन रेखा सड़कें ही हैं। अभी कोई बीमार हो जाता है, कोई जो है कि प्रसव होने वाले होते हैं, तो उनको हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए पहले बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन हमारे जो कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत गांव-गांव जोड़े गए हैं। इसके लिए मैं उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार को भी बधाई देना चाहता हूं कि हमारे ऐसे क्षेत्रों को आपने जोड़ करके एक सुविधाजनक लोगों से स्थानों से जोड़ा है। इसके लिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं। लेकिन थोड़ा सा कि बरसात का सीजन है, ऐसे स्थिति में ग्रामीण सड़कों का ध्यान वहाँ की जो लोक निर्माण विभाग है, उस क्षेत्र के ग्राम प्रधान हैं, इस क्षेत्र के क्षेत्र पंचायत हैं, इन लोगों को भी समय समय पर बरसात के सीजन में मॉनिटरिंग करनी चाहिए। वो निश्चित है कि सरकार ने एक एक जो है कि यहाँ पर जो है कि सड़कों को ठीक करने के लिए यहाँ पर साधन रखे हुए हैं, ताकि लोगों को असुविधाएं न। इसके लिए पर्वतीय अंचलों को समस्याओं को ध्यान में रख के ही कार्य करना चाहिए। कुछ ऐसा नहीं लगता क्या कि ये जो अनियोजित विकास है, इसके दुष्परिणाम जो हैं कुछ जो हैं ज़्यादा ही हैं? बिल्कुल देखने को मिलता, क्योंकि पर्वतीय अंचलों का बसाव इस तरीके से है कि जो सड़कें बनाई गई हैं वो पर्वत पठार चट्टानों को काट के बनाई गई हैं। निश्चित तरीके से बरसात आएगी, टूटने की संभावनाएं अधिक बनी रहती है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारे मातृत्व शक्ति हैं, जो बीमार पड़ जाते हैं लोग, कई बार जो है कि ऐसे समाचार भी सुनने में आते हैं कि लोगों को डंडियों के द्वारा जो है कि हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाता है। डिलीवरी जाने वालों को भी जो कि डंडियों के माध्यम से, जो कि डोली के माध्यम से जो है कि वहाँ हॉस्पिटल तक पहुँचाए दे। ऐसी स्थिति में अगर हम देखते हैं तो सड़कों का होना अति आवश्यक है। लेकिन जो योजनाएं, जो सड़कें बनी हैं, उन सड़कों का निर्माण एक भूगर्भीय सर्वेक्षण के आधार पर हो, ताकि उनका ज़्यादा कटान में ना हो और ज़्यादा टूट भी न सके। अमूमन देखा जाता है कि सड़कें ऐसी जगह बनाई जाती हैं जहाँ से बार बार बारिश आती है तो टूट जाते हैं। तो वो चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए कि सड़कें टूटे नहीं। हमने तो सरकार को सुझाव भी दिया था कि जो पर्वतीय अंचल हैं उन सड़कों पर जो कि जब काट रहे हैं तो चारों तरफ से पौधारोपण भी करिए, ताकि जो बार बार भूस्खलन की जैसी समस्याएं हैं वो समस्या कहीं ना कहीं रुक सके। और इस ओर कार्य भी करना चाहिए, तभी पहाड़ों की सड़कें सुरक्षित रह सकती हैं। तो यानी कहने का आशय ये है कि ये जो सड़कें हैं इनके आसपास जो है हमको पौधारोपण जो है करना चाहिए। आपका भी जोर जो है पौधारोपण पर ज़्यादा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, हमने तो ये भी कहा है कि जो सड़कें हमारे पर्वतीय, विशेषकर पर्वतीय अंचलों के, वहाँ दुर्घटनाएं हो जाती हैं और कम से कम 600-700 किलो जो है कि मीटर नीचे चले जाते हैं।
ऐसे में स्थितियाँ बड़ी दिक्कत हो जाती है। अगर हमारे जो पर्वतीय अंचलों की जो खाई साइड है, सड़क के नीचे साइड अगर पूरे ही पौधारोपण किया जाते हैं तो उसके कई लाभ हैं। जहाँ वाहन दुर्घटना से उन पेड़ पौधों से रुकेंगे, जनधन की हानि नहीं होगी और सबसे बड़ी बात यह कि सड़कें नहीं टूटेंगे, वो जकड़ के रखेंगे। तो ऐसे में जो है कि यहाँ के जो क्षेत्रीय स्थानीय स्तर के जो ठेके पड़ते हैं, उन ठेकेदारों को कम से कम 5 साल तक उन सड़कों के किनारे साइड पौधे लगाने का जिम्मा होना चाहिए। उनका जब बजट रिलीज होता है अंतिम, तो वो तब किया जाए जब तक वो पौधे ठीक ठाक हो। चाहे लोक निर्माण विभाग की तरफ से किया जा रहा है, पौधारोपण की जिम्मेदारी उनको लेना चाहिए। अगर पौधा वहाँ पर लगाने की बात आती तो वहाँ पर ग्राम पंचायतें उनके साथ दे सकती हैं, वहाँ पर जो है कि उद्यान विभाग उनका साथ दे सकता है। अभी सड़क है जो कि ऋषिकेश से लेकर के पूरा जो है कि बद्रीनाथ केदारनाथ के मार्गों तक बने हैं, क्या कभी देखने को मिला कि वो सड़कों के किनारे बिल्कुल जो है कि पौध लगे होंगे? नहीं है। तो ये जो पौधे नहीं लग रहे हैं, तो आखिर क्यों नहीं लग रहे हैं, क्या ऐसा कारण है? इसकी जवाबदेही सरकारों की भी होनी चाहिए और सबसे बड़ी जवाबदेही उस ठेकेदार की होनी चाहिए जिसने उन सड़कों का बनाने का जिम्मा लिया है। और क्या क्यों नहीं उसने वहां पर पौधा लगाए, और पौधे लगाए तो वो जीवित क्यों नहीं हुए? ये जवाबदेही निश्चित तरीके सरकारों को निर्धारित करनी चाहिए ऐसे सड़कों बनाने वालों की। अच्छा, पौधारोपण आज हर विभाग कर रहा है, लेकिन उनकी स्थिति जो है ज्यों की त्यों है। हर साल लग रहे हैं, लेकिन लाखों करोड़ों पेड़ जा कहाँ रहे, उग तो रहे ही नहीं। उनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, या अगले साल कोई नहीं देखता ही हमने कितने पौधे लगाए। बिल्कुल ग्रामीण जी, होता क्या है कि लोग क्या करते हैं कि एक लक्ष्य को निर्धारित कर लेते हैं कि इस 2000 जैसा 24 आ गया, 2025 आ गया, तो हमने क्या करना है, इतने लाख पौधे लगाने, और उस लक्ष्य पूर्ति करने के लिए वो पौधों को लगा देते हैं। वो पौधे जीवित रहे ना रहे उनसे उनको लेना नहीं है, वो लक्ष्य निर्धारित कर देते हैं। जबकि जो मेरा प्रयास रहा है, हमने लक्ष्य ना निर्धारित करके पौधों के बढ़ावा पे, पौधे के जीवित होने पे जोर दिया है। इसलिए मैंने अधिकतर जो पौधारोपण का कार्यक्रम करता हूं, मैं वो भावनाओं से जोड़ के करता हूं, ताकि हमारी भावनाएं पौधों के प्रति कैसे हो सके। जब तक हमारा पौधों के प्रति एक दिली लगाना हो, हम उनमें हमारे एक मित्रता ना हो, हमारा एक दोस्ताना रिश्ता ना हो, हम अपने बुजुर्गों की परछाइयां उसमें ना देखें, तो तब तक वो पौधे नहीं हो पाते। इसलिए तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ मां के नाम पे रोपने का जो अभियान चलाया हुआ है, उसका लक्ष्य भी तो यही रहा है कि जो 30 सालों से वृक्ष मित्र डॉक्टर त्रिलोकचंद सोनी चिल्ला रहा है कि भैया आप जो कि जन भावना से अपने भावनाओं से जोड़ के पौधे लगाए, अपने माता पिताजी के नाम पर पौधे लगाए, अपने बच्चों के नाम से पौधे लगाए, अपने गांव के बुजुर्गों के नाम से पौधा लगाए, आपके पारिवारिक कार्यक्रम जो होता है उस पर पौधा लगाए, आपके जो है कि चाहे जन्मदिन शादी विवाह जो भी हो ना, ऐसी चीजों पर आप पौधा लगाए, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्सेप्ट जो है कि भारत सरकार तक गया है। इसलिए भारत सरकार ने भी वह पौधा एक पेड़ मां के नाम से लगाने का प्रयास जन जन तक किया है। उसका उद्देश्य, उसका भी मान यही है कि पौधों को दिल से लगा करके, बहानों से लगा कर अगर हम रोपेंगे तो निश्चित तरीके से उनका संरक्षण। चैनल से मैं उन लोगों को भी यही संदेश देना चाहता हूं कि लगाना उतना बड़ा महत्व नहीं है, जितना लगा करके उसको जीवित करके बड़ा बनाना है, वो सबसे बड़ा जो है उसका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। जिस दिन हमारे उत्तराखंड के लोग, भले उत्तराखंड में तो लोग लगाते हैं पौधे, कुछ भी नहीं है तो हम घर गांव के रहने वाले हैं, अपने गाय भैंस चारे के लिए लगा देते हैं। लेकिन जो लोग शहरों में पौधे लगा रहे हैं, वो शहरों में लगाने वाले पौधे, लगने वाले पौधे क्या जीवित रह रहे हैं? क्या उनका लाभ समाज को मिल रहा है? क्या उसका लाभ पर्यावरण को मिल रहा है? क्या वातावरण को मिल रहा है? तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं ग्रामीण जी ऐसे अपने जन भावनाओं से लगाना चाहिए। जिस दिन हमने पेड़ों को अपनी दिली भावनाओं से, अपनी भावनाओं से जोड़े, अपने यादगार पलों में लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि उससे हमारी यादें जुड़ी हुई हैं, तो निश्चित तरीके से हम ये चाहें कि हमारी यादों एक स्मृति के रूप में आने वाले पीढ़ी इसको अनुकरण करे। जिस दिन ये विचारधारा हमारे समाज के लोगों के दिमाग में आएगा, निश्चित तरीके से उस दिन पौधों का संरक्षण होगा। आज आप रायपुर विकासखंड राजधानी का है और इसके दूरस्थ गांव पलेट तक पहुंचे हैं, और बरसात के खराब मौसम में भी, तो कुछ तो जुनून है। देखिए सर, ये जुनून जो है इन पेड़ पौधों ने दिया है।
मैं जब आया, घर से आया, बहुत विकट स्थिति हुई है। सड़कों की स्थिति बहुत सारा बदतर हुई है, चलना दुश्वार हो रहा है, उबड़ खाबड़ रास्ता है, जगह 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 टूटे हुए हैं, कई यानी कि 2-2.5 किलोमीटर जो कि कच्ची सड़क बनी हुई है। लेकिन फिर भी हम आए। अगर ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों जो दूरस्थ क्षेत्रों में रह रहे हैं, हम गांव के रहने वाले ही लोग हम नहीं जाएंगे तो फिर कौन जाए उनके पैसा? दिल्ली वाला जाएगा, मुंबई वाला जाएगा, या देहरादून का राजधानी वाले आएंगे। इनसे अपेक्षाएं और उम्मीदें करनी हमको छोड़ देने चाहिए। इसलिए मैंने पर्यावरण का संरक्षण का जो मेरा कार्यक्रम चलता है या पौधारोपण का कार्यक्रम चलता है वो गांव में चलता है। गांव में पौधारोपण भी होता है। हम अपने जो हमारे स्थानीय स्तर के खान पान है वो चीज़ें हमको खाने को भी मिलती हैं। आज ही हम इतनी दूर आए हैं, कहने के तो जो पलेट गांव के देहरादून राजधानी का जो है कि बिल्कुल जो है कि गांव है, लेकिन अगर कोई जो बड़ा ओहिदे में बैठे हुए लोग हैं वो आके दिखाए नहीं यहाँ पर कि कितनी विषम परिस्थितियाँ हैं यहाँ आने के लिए। लेकिन हम आए, हमारे अंदर है, क्योंकि हमारे माता पिता, हमारे गांव के बुजुर्ग, हमारा दादा दादी, बूबू बुया ऐसे जगह रहे हैं, तो ऐसे जगह हमको कोई परेशानी नहीं होती है। हमने तिल के पेड़ देखे हैं, यहाँ पर हमने भंगजीरा के पेड़ देखे हैं, यहाँ पर हमने जो है कि जखिया के पेड़ देखे हैं। तो ये चीज़ें देखने को पहाड़ में ही तो मिलेंगे न। तो उन लोगों को जो शहरों में बसे हुए हैं वो भी आए न, अपने बच्चों को लेके आए न, ऐसी चीजें दिखाए न। अगर आप ऐसी चीजें नहीं दिखाएंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी को ये चीज कैसे पता चलेगी भाई ये पहाड़ में उगते हैं हमारे ये फसलें। आज सरकार का विशेष फोकस है मोटे अनाजों पे कि आप मोटे अनाजों को बढ़ावा दीजिएगा। लेकिन आप मोटे अनाजों को बढ़ावा कैसे देंगे? बोल के देंगे या चार दीवारे के शीशे के महल पे देंगे? आपको डॉक्टर त्रिलोकचंद सोनी के जैसे सुबह से चलने करके गिरते मरते फटकते झटकते और कहीं पैदल चल के कहीं डंडे पकड़ के गांव के लोगों के बीच में आना पड़ेगा। तो निश्चित तरीके से यहाँ के लोगों में जो जुनून है वो जुनून को और बढ़ावा मिलेगा। कई हमारे मोटा अनाजों को उत्पादन होगा जिसका लाभ जो कई बीमारी से ग्रस्त हो गए हैं उसके औषधि के रूप में वो प्रयोग में करेंगे उसको। आप भगवान बद्रीनाथ की भूमि से आते हैं और वो भी जो है देवाल ब्लॉक में भी जो है घेस के नज़दीक, जहाँ बोला जाता है कि घेस से आगे कोई देश नहीं है, क्या कहावत है उसके बारे में? और बिल्कुल, मैं जो जनपद चमोली है वो सीमांत जनपद है और सीमांत जनपद का हमारा विकासखंड दूरस्थ विकासखंड है देवाल। हमारे यहाँ कहावत है नाखून उंगली के ऊपर, जो नाखून के ऊपर मांस नहीं है, जो नाखून है ना ग्रामीण जी, इसके ऊपर मांस नहीं है और घेसों पर देश नहीं है, चाइना बॉर्डर है, त्रिशूली लग जाते। ऐसे विषम परिस्थितियों में हम रहने वाले हैं। तो हम तो ग्रामीण क्षेत्र हैं। ग्रामीण जी हमने देखा है हमारे जो घेस बलान के लोग हुआ करते थे जब परिवहन के संसाधन नहीं हुआ करते थे और 6-6 महीने तक वहां पर क्या होता था, बर्फबारी होती थी। तो जैसे ही ठंड के मौसम, जैसे ये महीना लग गया है और हमारा सितंबर अक्टूबर है, तो सितंबर में और अक्टूबर में जब वो आलू निकालते थे या राजमा करते थे उस समय घोड़े खच्चर भी नहीं थे। उनका जो मंडी हुआ करती थी वो ऋषिकेश हुआ करती थी। अपने बकरियों के उसमें जो है कि उसको फाजा बोलते थे हमारे यहाँ, और हो सकता है दूसरी जगह और तो वो फाजी बोलते थे। तो दो जैसे घोड़े में सामान डालते हैं, इधर भी सामान उधर भी सामान, तो मुझे लगता है कि घोड़े वाले उसको कुर्सी बोलते हैं लेकिन बकरी वाले फाजी बोलते थे। तो उस फाजी में कम से कम 10-15 किलो एक साइड, 10-15 किलो एक साइड, तो बकरियों के उसमें जाकर के आलू हो गई, राजमा हो गई, रामदाना हो गया, पलटी हो गया, फाबर हो गया, ये तमाम चीजों को लेकर मंडी तक आते थे वो। और वहां मंडी में आकर के वो क्या क्या करते थे, वहां बेच देते थे और 6 महीने का राशन लेकर के, विशेष हमारे खान पान की चीजें हैं इनको लेकर के वो अपने यहाँ चले जाते हैं। क्योंकि 6 महीने वो क्या हो जाता था, वहां बंद हो जाता था, बर्फबारी होती थी, तो 6 महीने का राशन वो रखा करते थे। तो ऐसे लोगों को हमने देखा है, हम तो बचपन में जानते दिखा है ग्रामीण जी, और कह भी रहा हूँ अपने बचपन की चीजों को कि हमारे गाँव के सामने वो बकरियां लाकर रखते थे और कभी कभी हम
हम क्या करते थे, वो जाते थे उनकी फाजी से आलू निकाल करके अब अपने यहाँ ले जाते थे। उनको फिर घर वालों को तो पता नहीं था, घर वाले डांटते थे, मारते थे। तो वो आलू निकाले, चूल्हा होता था उसमें, गैस तो था नहीं, और वो आलू बड़े लंबे लंबे होते थे, वो उनको चूल्हे के नीचे डाल दिया, घर वालों के आने तक उसको आलू कोयले में पका करके खा लिया करते थे। तो हमने देखा है आज वो धीरे धीरे उस जो हमारी परंपराएं हैं समाप्त तो हो रहे हैं, और उस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। मुझे लगता भी नहीं कि वो चीजें, मैंने बड़ी लंबे समय से जो बकरियों के माध्यम से हम परिवहन किया करते, अपने राशन पानी को लाया या अपनी फसलों को लाया करते थे, वो चीजें नहीं देखने को मिलते हैं। इसलिए नहीं मिल पाती हैं ग्रामीण जी, क्योंकि सरकार ने सुविधाएं करा दी हैं। अब गाड़ियां गांव गांव में जाने लगी हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंदर हर गांव जो कि एक नेटवर्किंग से जुड़ चुका है। खुशी की बात है, अगर जिस दिन हमारे पहाड़ी अंचलों के पूरे गांव इन संसाधनों से जुड़ जाएंगे, निश्चित तरीके से उस दिन इस पहाड़ों का विकास होगा। देश दुनिया के लोग हमारे पर्वतीय अंचलों के इन खूबसूरत वादियों का आनंद लेने पहुंचेंगे। आज आपने रुद्राक्ष के पौधे लगाए। रुद्राक्ष के पौधे पहले भी आप कुछ और विशेष श्रीनगर वगैरह देहरादून वगैरह में भी लगा चुके हैं, तो उनके जो है क्या मतलब यहाँ की जलवायु उपयुक्त होगी और कहाँ कहाँ पनपे हैं मतलब ये पौधे? बिल्कुल, आप श्रीनगर में देखेंगे तो श्रीनगर में भी पौधे पनपे हुए हैं। आप देहरादून में जाएंगे तो जो धर्मपुर का जो पंचायती धर्मशाला है, वहाँ पर जो रुद्राक्ष का पौधा है, और वहाँ पर जो है कि बेलपत्री का पौधा है, वो मैंने अपने जन्मदिन पे लगाए हैं। वह अगर ये रुद्राक्ष का पौधा, जहाँ जलवायु की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा जो शिव का भक्त या शिव का जो स्थान माना जाता है वो नेपाल में माना जाता है। तो नेपाल में रुद्राक्ष होता है, बर्फबारी भी होती है, तो यहाँ भी होगा। मैंने अपने गांव में लगाए खुद। अपने यहाँ भगवती का मंदिर पूर्णा जो सेरा है, कुंड का में कुंड है वहां पर, उसकी भी एक बहुत बड़ी कहानी है। कुंड क्यों बना, क्या कारण है, तो वहां पर भगवती का मंदिर है। उस भगवती के मंदिर में जो है कि मैंने वहां पर रुद्राक्ष का बहुत बड़ा पेड़ हो गया, अपने गाँव में लगा, अपने घर के सामने लगाया, वहां पर रुद्राक्ष पौधा लगा। हाँ, थोड़ा सा ये है कि उनमें फल नहीं आ पा रहे हैं, वो कहीं जलवायु का हो सकता, क्योंकि ये हाइब्रिड के पौधे, जलवायु के पौधे अगर जैसे नेपाल से हम सीधा लेके आते हैं तो निश्चित तरीके से उनमें फल लगेगा। जब लगे हैं, हो रहे हैं, काफी बड़े पौधे हो गए हैं। तो मैं ये कह रहा था कि जो कुंडू में हमारे यहाँ देवाल में कहा जाता है कि जब वहां पर जो भस्मासुर राक्षस था, वो माता के पीछे पड़ा हुआ था। जब वो माता के पीछे पड़ा हुआ था तो भगवती वहां पर नंद केसरी आई। नंद केसरी का भी कहानी है कि नंद केसरी, नंदा का केसर, यानी कि सिर का बाल गिरा है, उससे वो नंद केसरी का नाम पड़ा है। उसके बाद जो कुंड है वहां पर भगवती आई, तो वो वहां पर एक बहुत बड़ा कुंज का झाल है, वो वहां पर छुप गई थी। और जब बागी आए तो उसने सिंह मारा वहां कि कहां छुप गई, वहां छुप गई। तो छुपने के कारण बताते हैं कि वहां एक कुंड बना है, पानी आज भी निकलता है। ये हमारी पुरानी मान्यताएं हैं। अब विज्ञान क्या कहता है वो अलग चीजें हैं। और ये भी कहते हैं हमारे पूर्वज, जिस खेत में उस समय गेहूं का खेत था, उस खेत में भगवती जो है कि गिर गई थी, तो शराब है, उस खेत में गेहूं आज तक भी नहीं होते, बहुत कम मात्रा में होते। तो ये हमारी पुरानी परंपराएं, अगर हम इन चीजों को देखते हैं तो लगता है कहीं ना कहीं वो चीजें बहुत सत्य रहे होंगे, क्योंकि उसके जब उदाहरण हमको मिलना शुरू हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो सकारात्मक तरीके से हमारे सामने सत्यता के रूप से प्रस्तुत होता है कि यार जब इसके स्मृति चिन्ह मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आज पुरातत्व विभाग भी तो उन्हीं से चल रहा है भाई, पुराने वस्तुएं जो मिल रहे हैं उनके खोज कर रहा भी इस समय ये रहा होगा। वही चीजें हमारी यहाँ है। मां नंदा भगवती की राजाद होती है, उसकी भी बहुत बड़ी कहानियां हैं। फिर कभी जो है कि लोगों को आपके चैनल के माध्यम से वो भी उनको अवगत कराया जाएगा। अच्छा, अंतिम प्रश्न, आप जो पौधे उपहार में देते हैं, सभी विभागों के अधिकारी आपने कोई छोड़ा नहीं है, जनप्रतिनिधि कोई छोड़े नहीं है, चाहे राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री, दूसरे स्टेट्स के भी, तो ये लोग भी कुछ योगदान करते होंगे या खाली लेकर के जो है ये खाली जो है शोकेस के लिए जो है? नहीं ग्रामीण जी, आपने देखा होगा, हम अपने प्रदेश उत्तराखंड की बात करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक मैंने पढ़ा था, उसमें उन्होंने एक आदेश किया, निकाला था कि जो भी व्यक्ति मुझे मिलने आते हैं या तो वो पौधा लेके आए या फिर जो है कि वो किताब लेके आए। तो जो वृक्ष मित्र डॉक्टर सोनी ने एक पौधा देने की जो परंपरा की थी, उसका सीधा सकारात्मक प्रभाव वहां पड़ा है। और वहां नहीं पड़ता तो शायद इस तरीके के आदेश नहीं निकलते हैं। लोग बड़े बड़े फूलों के बुग्गा ले जाते हैं और आधा घंटे बाद कूड़ादान में उसको फेंक देते हैं। तो जो पेड़ हम देते हैं ना, वो पेड़ कहीं ना कहीं जाता है
मैंने विशेषकर वो पौधे दिए हैं जो हमारे देव भावनाओं से जुड़े हुए। ये बद्रीनाथ की तुलसी है, ये रुद्राक्ष का पौधा है, तो लोग उसको अपने यहाँ ले जाते हैं। हो सकता है कि वहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं ले जा पाता है, या वहाँ पर कोई ऐसे अधिकारी या मंत्री हैं वो ले नहीं ले पाते हैं, तो जो उनके कार्यकर्ता हैं वो अपने घरों को लेकर। इसका उदाहरण मुझे मिला है देहरादून में, जब एक कार्यक्रम था, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पौधा दिया था, तो वो पौधा उनका कार्यकर्ता धारचूला ले गया था। उसका मुझे फ़ोन आया था, डॉक्टर साहब वो पौधा वो देता था, मैंने वो पौधा ले गया था अपने यहाँ। तो ये चीज़ें हैं, तो लोग कहीं ना कहीं लोग ये चाहते हैं ना पौधा मिले, ले जाते हैं, लगाते हैं, अच्छी बात है। आज मुझे सबसे बड़ी खुशी की बात यह थी कि जो मैंने गांव का रहने वाला व्यक्ति पौधा उपहार में देना शुरू किया, आज देश के लोग भी उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। मेरा उद्देश्य है पूरी दुनिया में हम पौधा उपहार में देने का परंपरा चलाए। ये उत्तराखंड से शुरू होकर के विश्व तक जाना चाहिए। इसके लिए थोड़ा सरकार को भी पहल करनी चाहिए और लोगों को फूलों के बुग्गा भाई एक पौधा दो भाई, कार्यकर्ता वो ले जाएंगे, लगाएंगे हम, और तभी तो प्रकृति बचेगी। आज हम इतने सुंदर खूबसूरत वादियाँ में आए हैं, कहते हैं ना कि हमारे पूर्वजों ने कहा जितने हम टॉप में जाएंगे उतने सुंदर वादियाँ हैं। ये सुंदरता हम पहाड़ी लोगों को पहाड़ी अंचलों में ही मिल सकती है। तो उन लोगों को मैं आमंत्रित करता हूँ, आइए देवभूमि मेरा पहाड़ उत्तराखंड, इन पर्वतीय अंचलों में जहाँ इतनी खूबसूरत वादियाँ हैं, और इन वादियों का आनंद तुम ही नहीं अपने पूरे परिवार के साथ आइए। हमारे घर गांव कैसे हैं, गौसला में रहिए आप कि हमारा जीवन कैसे बीता हुआ है, तो हमारी वो पुरानी स्मृतियाँ उन लोगों तक भी पहुँचे कि पहाड़ के लोगों का जीवन कैसा हुआ करता था। अच्छा, आपने जो है प्रकृति के को सजाने के लिए जो है अपना साज श्रृंगार त्याग दिया, कभी मन नहीं करता क्या? करता है सर, क्यों मन तो मेरा करता नहीं, क्योंकि मैंने ये पहना, अब मुझे इसका आदत है। लेकिन ज़रा सा मेरी पत्नी जो किरण सोनी है वो कहीं ना कहीं बोलते भाई हम बाज़ार में जा रहे हैं, ज़रा अभी ज़रा बन के चाहिए, हीरो बन के चाहिए, बाल बुल जीन्स जोन्स पहन के चाहिए। अरे मैंने कहा यार जीन्स क्या बनेंगे, जीन्स बनेंगे 4 लोग देंगे। हम ऐसे अगर कपड़ों को पहन के चलते हैं तो पूरी दुनिया हमारे साथ। आपको ग्रामीण जी अगली बार जब हम उनसे मिलाएंगे, उन्होंने भी पूरी अपनी एक सूट जो है कि ग्रीन बनाई हुई है। और हम जहाँ भी जाते हैं, आपने देखा हम गोवा गए थे, मैं मुंबई गया था, हम दोनों पति पत्नी जो कि हरे ड्रेस में थे। हमारा उद्देश्य नहीं हम उत्तराखंड में ही एक संदेश दें, हमारा ये है कि हम देश के जिस राज्यों में भी जाएं वहाँ भी अपने कपड़ों से एक पर्यावरण संरक्षण का संदेश दें, ताकि हम जो है कि प्रकृति का सजोने का प्रयास कर सकते हैं। जो इसका दोहन कर रहा है वो इसको सजाने के लिए आए। इन हरे कपड़ों का पहनने का मतलब ये नहीं कि मैं अपने आप उनका वो यही जानते हैं कि इन कपड़ों का पहने का उद्देश्य एक पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन और पौधारोपण, प्रकृति का बचाना, ये संदेश देने का है। इसलिए आपने देखा होगा मेरे पीछे मैंने ये लिखा, मेरा पेड़ मेरा दोस्त मेरा वृक्ष मेरा मित्र, आओ मिलकर हरित प्रदेश देश वो विश्व को बनाएंगे। ये संदेश मेरा पेड़ अपने पीठ पर भी लिखा रहता, ताकि लोग पीछे से भी देख सके कि हो सकता है आगे से कोई बोलेगा यार जो उनको हंस भी आएगी मेरे इन पहनावों के देख करके, तो वो हो सकता नजर ना मिला पाए, पीछे से तो देख सकता है। तो इसलिए मैंने पीछे ये संदेश लिखा है, वो स्पष्ट समझ आया कि ये प्रकृति का अग्रदूत बन करके पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहा है, इसलिए मैंने ये चीजें बनाई। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश ग्रामीण जी, आपका प्यार आपका आशीर्वाद बार बार मुझे मिलता ही रहता है। आपके चैनल के माध्यम से निश्चित तरीके से हमारी आवाज़ उन जन जन तक पहुंचती है कि जिन लोगों को कई अपेक्षाएं होती हैं, और वही अपेक्षाएं जनता की भी आप पे रहती हैं, क्योंकि ग्रामीण ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में किसने आना था, कौन आएगा ऐसे में, है हाथ थक गए बाइक चलाते चलाते, हमारे जो है कि फटक दे 10 बार उतरना पड़ा। तो आप जैसे कर्मठ अग्रदूत धरती पुत्र पर्वत के पुत्र होते हुए इन पर्वतीय अंचलों की जन समस्याओं को शासन प्रशासन के सामने रख रहे हैं, तो इससे बड़ा आपके लिए क्या उपहार हो सकता है। निश्चित तरीके से ये प्रकृति देवता आपको दीर्घायु बनाए, आप निरोगी तंदुरुस्त रहे, विश्व आपको जाने, ऐसी शुभकामनाएं मैं भगवान प्रकृति देवता से करता हूं कि आपका चैनल का चहुमुखी विकास हो, देश दुनिया जाने। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।